हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका आप ही के प्यारे से यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज आप लोगों के लिए चैप्टर 5 से थ्योरी से रिलेटिव ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद में इस वीडियो के बाद में आपके इस चैप्टर के आंकिक प्रश्न हल होंगे। कल मैंने यानी कि पिछले वीडियो में आपको बताया था अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो ओम के नियम को अगर हम याद करते हैं तो वहाँ पर वैद्युत प्रतिरोध आता था। तो वैद्युत प्रतिरोध से आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वैद्युत प्रतिरोध में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैद्युत प्रतिरोध चालक पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो हम सिर्फ चालक पर निर्भर की बात करेंगे वैद्युत प्रतिरोध की। तो हमने कल पढ़ा था ओम के नियमानुसार, हमने पढ़ा था बेटा R बराबर एम एल अपॉन NE स्क्वायर ए टाउ, जहाँ आपका m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब आपका जो बचा है A, ये क्या है? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसके बाद में L जो बचा है आपका, ये चालक की लंबाई हो गई। अरे जनरली L से ही चालक की लंबाई लिखते हैं, तो चालक की लंबाई। फिर इसके बाद में आपका बचा है टाउ। टाउ ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। सॉरी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल। श्रांति काल। बकाया हमारा m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो तो बता ही चुका हूं। जो आपका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, कोई भी चालक है तो उसमें अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो उनका द्रव्यमान होगा। हम यहाँ सिर्फ चालक की, क्योंकि हमने बताया आपको प्रतिरोध की निर्भरता चालक पर प्रतिरोध किस प्रकार निर्भर करता है, तो वो हमें बताना है। तो चालक के परिच्छेद क्षेत्रफल हो गया अनुप्रस्थ काट का। उसके बाद में यल हो गई आपकी चालक की लंबाई। टाउ श्रांति काल से भी हमें ज़्यादा यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इतना हम हाई स्कूल में इन दो चीज़ों को हम मेन देख लेते हैं। टाउ, हालांकि टाउ आपका निर्भर करता है ताप पर, लेकिन अभी मेन हमारा ये दो रहेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक की लंबाई। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं बकाया सभी नियतांक हो गया, तो हमारा R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। अब यहाँ से हम कहेंगे कि चालक किस प्रकार निर्भर करता है, तो यहाँ से इनको अलग अलग कर लीजिए। तो R प्रोपोर्शनल L हो गया और R प्रोपोर्शनल 1 अपॉन A हो गया। यहाँ से अगर हम कहना चाहें तो हमारे दो पॉइंट निकल के आते हैं कि चालक जो प्रतिरोध है चालक पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं, यहाँ से निकल के आता है 1 अपान ए स्क्वायर, सॉरी 1 अपान ए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ से अगर हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है या लंबाई कम करने पर प्रतिरोध का मान कम होता है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर कम होगा तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा।
अगर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा। अच्छा, इसके बाद में ये तो प्रतिरोध की चालक पर निर्भरता हो गई। अब हम आगे पढ़ते हैं इसी चैप्टर में चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, तो मैं थोड़ा सा इसको साफ करना चाहता हूँ, छोड़ो अभी हो जाएगा। चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अरे भाई, प्रतिरोध तो हम पढ़ ही चुके हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। हालांकि आप विशिष्ट प्रतिरोध भी पढ़ चुके हैं, ये हाई स्कूल में आपने पढ़ा है। यहाँ पर एक बार फिर इसको हम देख लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं हाई स्कूल के हिसाब से ही। हाई स्कूल में आपने पढ़ा था कि चालक किस प्रकार निर्भर करता है, चालक पर कोई भी प्रतिरोध है चालक पर किस प्रकार निर्भर करता है, यानी कि R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। अगर यहाँ से हम प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं, समानुपाती का निशान हटाते हैं, तो R बराबर रो L अपॉन A, जहाँ रो, ये जो आपका, जहाँ रो नियतांक है, जिसे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध। अब यहाँ पर हम देना चाहते हैं इसकी परिभाषा, जो हाई स्कूल में थी उसी को पहले देख लेते हैं, जो आपने 10th क्लास में। अरे याद नहीं है, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं आपको। अगर हम मान लें L लंबाई, जो चालक की लंबाई है 1 मीटर है। दूसरी बात, जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको हम मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। तब आपका क्या हो जाता है, तब हम लिख सकते हैं R बराबर रो। अब यहाँ से हमें देनी है परिभाषा। तो चालक के पदार्थ के मतलब विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा देनी है, तो हम यहाँ कह सकते हैं किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उसी चालक के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। जो लोग नोट कर रहे हैं वो परिभाषा को लिख सकते हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। किसी चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये हमारी परिभाषा, इस परिभाषा को पहले भी हम पढ़ चुके हैं। अब मैं थोड़ी परिभाषा में परिवर्तन कर रहा हूँ, मतलब जो आपके इंटरमीडिएट में परिभाषा है उसको भी बता रहा हूँ। इसको साफ कर दूँ। इसको साफ कर रहा हूँ। अच्छा, अगर बेटा आपका कोई भी चालक तार है जिसमें विद्युत धारा बह रही है, विद्युत धारा बह रही है तो जाहिर सी बात हो गया कि वहाँ पर आपका वैद्युत क्षेत्र होगा। अगर हम मान लें कि चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E है और चालक में जो धारा घनत्व यानी कि J, मतलब इसी बिंदु पर अगर धारा घनत्व का मान J हो, मतलब वैद्युत क्षेत्र आपका E है और धारा घनत्व
धारा घनत्व तो आपका J है, तो यहाँ से चालक के पदार्थ की विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा निकल के आती है। यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस चालक के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के मान तथा धारा घनत्व के मान के अनुपात को चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो कहते हैं, यानी कि रो बराबर E/J। अगर यहाँ पर हम बात करें विशिष्ट प्रतिरोध के मात्रक की, तो यहाँ से आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक था वो हो जाता है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो मात्रक हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर। अब यहाँ से अगर हम मात्रक देखना चाहते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध का क्या मात्रक होगा, तो हम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक याद करिए भाई, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम हो गया और अपॉन में है आपका धारा घनत्व J बराबर I/A, मतलब एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एम्पियर और प्रति मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से अगर इसका मात्रक निकलता है तो इसको हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति एम्पियर कूलम। अब यहाँ से कट भी जाएगा, क्योंकि जो एम्पियर है कूलम है, तो एम्पियर कूलम सेकंड से मिलकर बना है, तो यहाँ आपका कूलम स्क्वायर सेकंड भी हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल में इतना मात्रक आपका ये भी निकल के आ जाता है यहाँ से। ये तो हो गई विशिष्ट प्रतिरोध की बात, चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध की बात। यहाँ से संबंध भी आता है आपका धारा घनत्व और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध, तो हम J इक्वल आपका कह सकते हैं मतलब E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपका J इंटू रो, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर आपका धारा घनत्व और गुणे विशिष्ट प्रतिरोध, चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। नीचे अगर किसी को बाई चांस दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल देता हूँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर धारा घनत्व गुणे विशिष्ट प्रतिरोध। ये आपके धारा घनत्व की बात हो गई। इसको मैं साफ कर रहा हूँ, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अच्छा, पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के बाद में बात एक और आती है जिसको हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। अरे भाई विशिष्ट ही चल रहा है अभी। विशिष्ट चालकता की अगर हम परिभाषा की बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध से ही रिलेटिव है। परिभाषा होती है विशिष्ट चालकता की, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। हमें लिखवाना है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता सिग्मा कहते हैं। सिग्मा बराबर 1/ρ। यह आपकी हो गई विशिष्ट चालकता। अगर हम विशिष्ट चालकता के मात्रक की बात करें तो रो मतलब आपका विशिष्ट प्रतिरोध, अभी हमने उसका मात्रक बताया था, तो ये प्रति ओम मीटर
अथवा विशिष्ट चालकता का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर होल इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपके विशिष्ट चालकता की बात हो गई, उसके मात्रक की बात हो गई। अगर यहाँ पर रो बराबर हम पढ़ चुके हैं E/J, तो यहाँ पे रख दीजिए। तब सिग्मा बराबर आपका हो जाएगा 1/E/J, यानी कि सिग्मा बराबर J/E, यानी कि किसी चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व तथा वैद्युत क्षेत्र के मान के अनुपात को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक आपको हम बता चुके हैं ओम मीटर इनवर्स। इसके बाद बात आती है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। इसको साफ कर दूं। अच्छा, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता मतलब आपका जो वैद्युत प्रतिरोध है ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, अभी मैंने कुछ समय पहले यहाँ पर बोर्ड पर लिखा था R प्रोपोर्शनल 1/टाउ, जहाँ टाउ क्या होता है, श्रांतिकाल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांतिकाल। मतलब किन्हीं श्रांतिकाल से मतलब किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच, क्रमागत टक्करें मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो धनायनों के साथ टक्कर होती है, तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय अंतराल को श्रांतिकाल कहते हैं। अच्छा, अगर हम टाउ का एक और रिलेशनशिप याद करें, टाउ मतलब समय, समय समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा, दूरी, जब यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो टाउ है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का शांतिकाल है, तो दूरी, दूरी से हमें याद आता है इलेक्ट्रॉनों का औसत माध्य मुक्त पथ, औसत माध्य मुक्त पथ, जिसको हम लिखते थे लैम्डा से। अच्छा, तो लैम्डा भी आ गया। लैम्डा क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत माध्य मुक्त पथ। ठीक है, इसके बाद में अगर हम मान लें जब माध्य मुक्त पथ हो गया तो यहाँ पर अब लानी है क्या, चाल। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो औसत चाल है उसको हम BRMS कह सकते हैं, औसत चाल, तो यहाँ पर आपका टाउ बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन BRMS, यानी कि जो लैम्डा इक्वल आपका हो जाएगा टाउ इंटू VRMS। अच्छा, अगर हम किसी चालक का ताप बढ़ा दें, किसी चालक का ताप बढ़ा दें, तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा, उनका जो ऊष्मीय वेग है, औसत ऊष्मीय वेग, उसमें वृद्धि हो जाएगी, वेग बढ़ जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से टक्कर में जो दूरी तय की जाती है वो दूरी तय करने में कम समय लगेगा। कम समय लगेगा मतलब आपकी जो दूरी है, सीधी सी बात है कि दूरी तय करने में कम समय लगेगा, कम समय लगेगा। उसके बाद में समय की भी बात हो गई कि भाई कम समय लगता है सिर्फ ताप बढ़ाने पर,
टक्कर का जो समय होगा वो कम हो जाएगा, मतलब श्रांति काल जो है आपका वो कम हो जाएगा। श्रांति काल कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी धन आयनों से टकराने लगेंगे। तो इसका मतलब है कि आपका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का मान क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो माध्यमुक्त पथ है, माध्यमुक्त पथ लैम्डा, ये आपका इसका मान हो जाएगा ज़्यादा। BRMS का इसमें गुणा होगा तो आपका जो टाउ का गुणा होगा, तो ये लंबाई आपकी जो माध्यमुक्त पथ है ये बढ़ जाएगा। माध्यमुक्त पथ बढ़ जाएगा तो मतलब आपका प्रतिरोध जो है, चालक का प्रतिरोध, क्योंकि यहाँ पर अवरोध ज़्यादा हो जाएगा। प्रतिरोध का मतलब है अवरोध, अवरोध ज़्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में ज़्यादा समय लगेगा। जब टक्करें लगातार होती रहेंगी, टक्कर बढ़ती रहेगी, इलेक्ट्रॉन बार बार जल्दी जल्दी टकराने लगेगा, तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, मतलब अवरोध का मान बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये आपका चालक तार है, समझ लीजिए, ये चालक तार है, ये आपके धनायन है, और यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, इससे टकराएगा। इस प्रकार जो टक्करों के बीच जो समय है वो कम हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, समय तो कम हो गया क्योंकि इसका वेग बढ़ जाएगा। वेग बढ़ेगा तो टाउ का मान, यहाँ से अगर दूरी की बात हम करते हैं तो यहाँ पर जो लैम्डा है, लैम्डा का मान बढ़ जाता है, मतलब दूरी ज़्यादा इसको तय करनी पड़ेगी अगर ताप बढ़ जाता है तो। इसका मतलब है दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, मतलब इसको अवरोध ज़्यादा मिलेगा। अवरोध ज़्यादा मिलेगा तो इसका मतलब हो गया कि प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी चालक का ताप बढ़ाने पर, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अगर हम श्रांति काल की बात करें कि श्रांति काल, तो यहाँ से ये तो हमें सीधा सीधा, अगर दूरी निश्चित है तो अगर हम वेग बढ़ाएंगे, वेग के मान को बढ़ाएंगे तो श्रांति काल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर दूरी निश्चित है, ठीक है, श्रांति काल हमारा कम हो जाएगा। लेकिन अगर वेग का मान कम करेंगे तो श्रांति काल बढ़ जाएगा। हम यहाँ यही कह रहे हैं कि ताप बढ़ाने पर आपका जो श्रांति काल है वो तो बढ़ जाता है, और श्रांति काल बढ़ने से ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है धनायनों से जल्दी जल्दी टकराने लगते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो मतलब टकराने से जो लैम्डा का मान है, अगर वेग आपका ज़्यादा हो गया, श्रांति काल भी आपका ज़्यादा हो गया, तो जाहिर सी बात है कि लैम्डा का मान बढ़ जाएगा। लैम्डा का मान बढ़ जाएगा मतलब जो औसत माध्य दूरी है उसका मान, माध्य मुक्त पथ जिसको हम बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ, तो माध्य मुक्त पथ बढ़ जाता है, मतलब सीधी सी बात इलेक्ट्रॉनों पर अवरोध ज़्यादा लगने लगता है, यानी कि प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अब प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, अगर हम मान लें कि किसी क्षण 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध R0 है, फिर उसका ताप बढ़ाया जाता है, ताप कर दिया जाता है T डिग्री सेल्सियस। तो T डिग्री सेल्सियस करने पर उसके प्रतिरोध में वृद्धि होती है। तो मान लेते हैं कि वृद्धि की पश्चात जो प्रतिरोध है वो RT हो जाता है। तो अब हमें क्या करना होगा कि पहले जो प्रतिरोध था उसमें
वृद्धि को जोड़ना पड़ेगा कि वृद्धि कितनी हो रही है। तो यहाँ से सीधा सीधा आपका निकल के आता है R0 अपॉन मतलब कोष्टक 1 प्लस अल्फ़ा टी इक्वल आपका RT आता है, यानी कि RT बराबर R0 कोष्टक 1 प्लस अल्फ़ा टी, जहाँ अल्फ़ा, अगर हम अल्फ़ा की बात करते हैं तो आपका अल्फ़ा जो है प्रतिरोध का ताप गुणांक है भाई, ताप गुणांक, प्रतिरोध का ताप गुणांक, जिसका भिन्न भिन्न धातुओं के लिए, जो भिन्न भिन्न धातुएं होती हैं उनके लिए मान भिन्न भिन्न होता है। लेकिन अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका होता है, मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस, जहां अल्फ़ा आपका जो अल्फ़ा है प्रतिरोध का ताप गुणांक है, जिसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार निर्भर करता है प्रतिरोध ताप पर। मतलब ये हुआ, सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ने पर जो Vrms है, मतलब औसत ऊष्मीय वेग, उसका मान बढ़ जाता है। उसका मान बढ़ने से आपका जो श्रांतिकाल है वो बढ़ जाता है। श्रांतिकाल बढ़ने से, Vrms बढ़ने से जो माध्य मुक्त पथ है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मतलब अवरोध बढ़ जाता है। तो इसका मतलब सीधी सी हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार प्रतिरोध का मान R0 डिग्री सेल्सियस पर, अगर हम प्रतिरोध हमने मान लिया कि प्रतिरोध आपका 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 है, T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध RT मान लिया, तब इनके बीच में ये संबंध आता है, जहां अल्फ़ा आपका प्रतिरोध का ताप गुणांक है, जिसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ये तो हो गई प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता की बात। इसके बाद में प्रतिरोध यहाँ से खत्म हो जाता है। हालांकि था आगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कार्बन प्रतिरोध, कार्बन वर्ण कोड, लेकिन वो अब आपका नहीं रहा है। तो इसको साफ कर दूँ। अच्छा, अब आगे आता है आपका वैद्युत ऊर्जा। तो वैद्युत ऊर्जा की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ये सब कुछ पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में कि जब किसी चालक तार में आवेश को प्रवाहित किया जाता है तो प्रवाहित करने के लिए बैटरी द्वारा कुछ न कुछ ऊर्जा दी जाती है, जिसके कारण आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होता है। तो यहीं से वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा निकल के आती है कि किसी चालक में आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में व्यय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। व्यय ऊर्जा किसके बराबर होगी? आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य के। अगर बैटरी बी वोल्ट विद्युत वाहक बल की बैटरी है और आवेश आपका Q आपका आवेश है जिसको हमें प्रवाहित करना है। बैटरी जो आपकी है बी वोल्ट की बैटरी है, तब आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होगा W = BQ। यही किया गया कार्य वैद्युत ऊर्जा के बराबर होता है। मतलब W = U। वैद्युत ऊर्जा को U से भी लिख सकते हैं या वैद्युत ऊर्जा को E से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ
चाहे W से जो किया गया कार्य है वही वैद्युत ऊर्जा के बराबर होता है, तो W से भी लिख सकते हैं, E से भी लिख सकते हैं। आप अगर W से लिखना चाहें तो W से लिख सकते हैं, तो W इक्वल आपका हो गया BQ। चूंकि आपका Q बराबर आप पढ़ चुके हैं IT होता है, तो यहाँ से Q के स्थान पे IT रख देंगे, तब आपका W बराबर निकल के आता है VIT। अच्छा, कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है, तो इसका मतलब यहाँ भी आपका जूल ही होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और सूत्र निकल के आता है, अभी हम पढ़ चुके हैं, कुछ पिछले वीडियो में पढ़ा है, V बराबर IR, मतलब ओम के नियम से। तो यहाँ से आपका W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर RT जूल। फिर आपका अगर यहाँ से हम चाहें तो I के स्थान पर रख सकते हैं B/R, I इक्वल B/R, तब आपका W बराबर हो जाएगा B स्क्वायर T और अपॉन R जूल। ठीक है, ये तो हो गई वैद्युत ऊर्जा की बात, मतलब आवेश को किसी चालक में प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होता है या जो व्यय ऊर्जा होती है उसी को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य की। वैद्युत ऊर्जा के बाद शक्ति अथवा सामर्थ्य आता ही है, यह हम हाई स्कूल में भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य की। तो किसी चालक में, ये परिभाषा है, हाई स्कूल में आप लोग पढ़ चुके हैं, किसी चालक में वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की समय दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कैपिटल P कहते हैं। किसी चालक में या किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की समय दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कैपिटल P कहते हैं। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, तो वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की समय दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कैपिटल P कहते हैं। तो कैपिटल P वैद्युत ऊर्जा यानी कि W अपॉन समय दर होती है, तो समय के साथ दर W/T। चूंकि W बराबर अभी आपने पढ़ा है BQ, तो यहाँ पर P बराबर आपका क्या हो जाएगा VQ/T। अच्छा, इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक यहाँ से निकल के आता है जूल प्रति सेकंड अथवा दूसरा मात्रक क्या हुआ वाट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधा सीधा वाट लिख देते हैं, ये मात्रक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद में Q बराबर अगर IT हो, यदि किसी चालक में T समय में I धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें प्रवाहित आवेश Q बराबर IT होगा, तब P बराबर आपका हो जाएगा VIT/T, तो T से T कट जाएगा, आपका आएगा P बराबर VI। ये एक सूत्र निकल के आया इसका, मात्रक वाट। फिर इसके बाद में अगर हम रख दें V बराबर IR ओम के नियम से, तब आपका P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R।
एक ये सूत्र निकल के आता है बाट। फिर इसके बाद में वही I बराबर बी अपान आर रख दें, I बराबर बी अपान आर, तब आपका आ जाएगा P बराबर बी स्क्वायर अपान आर बाट। ये हो गए वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य के सूत्र विभवांतर, आवेश और समय के पदों में। इसके बाद में विभवांतर और धारा के पदों में, फिर धारा और प्रतिरोध के पदों में, फिर विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में। ये आपके वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य के कुछ सूत्र हो गए। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। अब यहाँ पर एक और आता है, ये जो किया गया कार्य है, मतलब W आपका किया गया कार्य ही होता है। आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है वही तो आपका है। अच्छा, ये कार्य ऊर्जा के भी बराबर होता है, यानी कि जिसको हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, और कार्य स्थितिज ऊर्जा के भी बराबर होता है। तो यहाँ पर कई बार आपने ऐसे सवाल देखे होंगे, हाई स्कूल में भी थे, कि किसी मकान की ऊंचाई दी होती है, मकान की छत पर एक टंकी रखी है, विद्युत मोटर द्वारा उसको भरना है, कितने समय में भर पाएगी, इस टाइप में आपने सवाल देखे होंगे। तो मतलब वहाँ पर क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, यानी कि W जो आपका किया गया कार्य है, जो वैद्युत ऊर्जा के इक्वल होता है, ये आपका स्थितिज ऊर्जा के बराबर भी होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं W बराबर स्थितिज ऊर्जा, जो किया गया कार्य होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो स्थितिज ऊर्जा आपकी, अगर द्रव्यमान m हो, गुरुत्वीय त्वरण g हो और ऊंचाई h हो, तो WmGh के बराबर होता है। तब वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य का एक दूसरा सूत्र भी आता है, mgh अपान T। ये भी एक सूत्र निकल के आता है, मात्रक आपका वाट। अच्छा, ये जो वाट है, वाट जो ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा व्यय होने की जो दर होती है, मतलब वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक है वाट। इसके बाद में आपका, अगर हम वाट से बात करते हैं तो आपने एक नाम और सुना होगा हाई स्कूल में भी, किलोवाट। किलोवाट जो है वैद्युत ऊर्जा नापने का एक बड़ा यूनिट है, मतलब मात्रक है। वैद्युत ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक है। इससे हम अपने घरों में व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा को, या कल जो हमारे कारखाने वगैरह हैं, जैसे किसी की चक्की लगी हुई है, किसी का और कुछ, इस तरीके से जो कारखाने वगैरह होते हैं और घरों में व्यय होने वाली जो वैद्युत ऊर्जा है, इसकी गणना करते हैं किलोवाट द्वारा, किलोवाट घंटा। ठीक, ये वैद्युत ऊर्जा मापने का एक बड़ा मात्रक है। अच्छा, इसको साफ कर दें हम। तो किलोवाट से ज़्यादा हमें यहाँ इंटरमीडिएट में आपसे इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। जो जनरल नॉलेज थी वो आपको बता दी, याद कर एक बार, मतलब याद आ जाए। हाई स्कूल में आप पढ़ चुके हैं, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ज़्यादा उससे बताने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटिव आपके क्वेश्चन संभवतः नहीं आते हैं। वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य, ये इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग थी। इसके बाद में मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार लास्ट टाइम फिर बता रहा हूँ। जो आपका कार्बन प्रतिरोध, कार्बन बॉन्ड कोड था, वो आपके चैप्टर से इस बार हट गया है। 30% लॉस जो हुआ है उसी में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपने जो भी पढ़ा अच्छे से पढ़ा होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी हो रही होगी। अगर आप लोगों को फिज़िक्स, भौतिक विज्ञान
अच्छे से इस चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से समझ में आ रही है तो प्लीज़ कभी तो लाइक कर दिया करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि जो बच्चे जिनको सही शिक्षा नहीं मिल रही है, जो फिजिक्स सही से नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको परेशानी हो रही है, कोई भी टॉपिक उनका ऐसा है जो क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट्स में हमारे पास लिखकर भेज दें। मैं उस टॉपिक पर एक स्पेशल वीडियो बना के दे दूँगा। ओके, देखने के लिए धन्यवाद।